नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी विनोद कुमार इस वक्त मौजूद हैं। कल का लेखा जोखा और आज सुबह की कुछ नई खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के निवासियों को जो टैक्स लागू किया गया है, अब उस पर एक नया अपडेट आया है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा जम्मू कश्मीर के निवासियों पर अब आने वाले समय में प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। यानी 1 अप्रैल 2023 से टैक्स लागू हो चुका है और उस पर अब नई अपडेट जो है वो निकलकर सामने आई है कि 31 जुलाई तक अब टैक्स जो है उभरना काफ़ी अहम हो गया है। इतना ही नहीं, इसके लिए अब एक ऐप भी बना दिया गया है लोगों की सहूलियत के लिए। लोगों की जो परेशानियां हैं वो अब कम हो सकती हैं। ऐप के जरिए ही ये टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। जी बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा कि एक बड़ी अहम खबर यह है कि अब ये प्रोविज़न है कि आपको 31 जुलाई तक आपको रिटर्न भी भरनी पड़ेगी। हम सब जानते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के लगातार सियासत होती रही है। सभी सियासी जमातों ने जो विपक्ष में हैं उन्होंने लगातार प्रोटेस्ट किया है। इवन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बंद की कॉल दी थी, वो बंद की कॉल भी सफल रही है। लेकिन अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता, जैसे उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने ये कहा था कि ये प्रॉपर्टी टैक्स कोई हवा नहीं है और एक लिमिट दी थी कि ये एक जो घर वालों को टैक्स लगेगा रेजिडेंशियल वो 600 से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है डिफ्यूज़ हुई हैं और लोगों को भी इस चीज़ का आंकलन लोगों ने किया है, असेसमेंट किया है कि टैक्स देना क्यों लाजमी है। और साल में अगर 600 रुपया टैक्स भर भी देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई आफत आने वाली है। लेकिन आपको साथ साथ ये भी बताते चलूँ, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कि विपक्ष ने इसको मुद्दा जरूर बनाया था लेकिन मुद्दा आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज हो गया है। क्यों शीतल? बिल्कुल, ये पूरा मुद्दा जो विपक्ष ने उठाया था ये अब ठंडे बस्ते में चल गया है, क्योंकि प्रशासन ने जिस विस्तार पूर्वक तरीके से इस जानकारी को सामने रखा है और जो घबराहट लोगों में बनी हुई थी कि आखिर अब कितना प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, कितना नहीं चुकाना पड़ेगा, कितना चुकाना पड़ेगा, और जो सबसे मेन कंफ्यूजन लोगों में बना हुआ था वो ये था कि किस किस को देना पड़ेगा। क्या आम लोगों को भी देना पड़ेगा? क्या गांव के रहने वाले लोगों को भी टैक्स भरना पड़ेगा? तो कहीं ना कहीं एक जो लोगों के अंदर जो एक घबराहट थी वो भी दूर हो चुकी है। और थोड़ा हम जानकारी भी आपके सामने रखेंगे। जो नए टैक्स सिस्टम है उसके हिसाब से नगरपालिका की जमीन, पूजा स्थल, शमशान, कब्रिस्तान और भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के स्वामित्व वाली जो संपत्तियां हैं उनको छूट दी जाएगी। जी बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा कि इसमें बड़ा अच्छा प्रोविजन रखा गया है कि रिलीजियस प्लेसेस होंगे, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, जम्मू म्युनिसिपलिटीज की जो प्रॉपर्टीज रहेंगी उन पे टैक्स एग्जम्प्ट रहेगा। ये बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर टैक्स आप नहीं भरते हैं तो 1% ही जुर्माना लगेगा और उसको लेकर के भी अलग से एक पैनल गठित किया जाएगा जो बताएगा कि क्यों देरी से किया और क्या कारण थे। क्यों इस वक्त मुझे लगता है डेप्यूटी मेयर बलदेव बलोरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलदेव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, जी बलोरिया साहब, एक टैक्स लगाया गया, जैसे आप सब जानते हैं 1 अप्रैल से इसको लागू किया गया था, काफी विरोध भी हुआ। अब ये कहा गया है कि 31 जुलाई तक आपको रिटर्न फाइल करनी है। क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, जैसे जो प्रॉपर्टी टैक्स की गैजेट निकली थी पहले, वो तो 1 अप्रैल 2023 से प्रॉपर्टी टैक्स शुरू हो गया था। अब इन्होंने बोला था, आवाज कट रही है, क्या आवाज? हेलो, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए, कैरी ऑन। हाँ, अब 31 जुलाई तक आपने रिटर्न भरनी है। लेकिन जो टैक्स है, हमने पहले भी बार बार कहा है कि बड़ा नॉमिनल टैक्स है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो स्ट्रक्चर है इसमें 40% ऐसे लोग हैं जिनको टैक्स देना ही नहीं पड़ रहा है। राइट। बलदेव जी, आपको रोकूंगा। इतना ह्यू एंड क्राई क्यों आए? क्योंकि ये 2002 में इसको मोहर लग चुकी थी, 2002 में। बिल्कुल जी विनोद जी, मैं आपको बताऊं कि हमारे पास कैंटोनमेंट में लोग
1964 से दे रहे। जी। तो जब लोगों को समझ आया आस्ता आस्ता प्रॉपर्टी टैक्स क्या है, कितना देना है, तो लोगों ने समझा है, यूएन कराई भी खत्म हुआ, ऐसी बात। क्या आपको लगता है कि आपने पब्लिक को कन्विंस कर लिया है? निरंतर आपकी मीटिंग्स जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दीगर व्यापारियों के साथ होती रही हैं, क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने जो इम्पोज किया है टैक्स उसको पब्लिक देने के लिए तैयार है? बिल्कुल, जैसे लोगों को एक गुमराह किया गया था कि आपकी इतने करोड़ की प्रॉपर्टी है तो पता नहीं कितना पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आज जब उनको लगा कि नहीं, 3000 से ऊपर तो किसी को है ही नहीं, 500 रुपया साल का टैक्स भी है, 1000 रुपया भी है, तो लोगों ने इसको माना है, समझा है। मैं धन्यवाद करता हूं जम्मू के लोगों ने, जल्दी बात समझी है और लोग कन्विंस है। बुलोरिया साहब, एक सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि बड़ा जरूरी होता है कि पॉपुलर गवर्नमेंट हो, लेकिन पॉपुलर गवर्नमेंट में इस तरह के फैसले लेना मुश्किल होता है जो फैसला एलजी गवर्नमेंट ने लिया है। क्यों बोलते हैं जी? ऐसा नहीं है विनोद जी, जी तो जी, प्रॉपर्टी टैक्स आप की मानेंगे बात नहीं है, जी। पूरे देश की कारपोरेशन दे रही है, म्युनिसिपैलिटी दे रही है। अगर जम्मू में इतना विकास हो रहा है तो लोग समझते हैं कि जम्मू के विकास के लिए जम्मू के लोग इतना देंगे, खुशी खुशी देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बलदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शीतल जी, आपने देखा कि कहीं ना कहीं जम्मू नगर निगम पूरी तरह से तैयार है और उनको यह लगता है कि आवाम को उन्होंने कन्विंस कर लिया है कि जनता टैक्स देने के लिए तैयार है। वैसे नॉमिनल सा टैक्स है, हालांकि शीतल हम सब जानते हैं कि जब कोई नई रेजीम आती है तो उसमें कहीं ना कहीं जब सिस्टम में जो आता है तो उसमें कहीं ना कहीं ह्यू एंड क्राई जरूर बचता है। वो विपक्ष की तरफ से तो उठाया जाता है कि जब मुद्दा कुछ नहीं होता है तो कुछ ना मुद्दा जो है वो बनाने की कोशिश की जाती है। फिलहाल यहाँ पर लोगों को कन्विंस करने की बात तो की जा रही है, साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है और उसी के तर्ज पे इस टैक्स को लाने की जो बात कही जा रही है और आने वाले समय में भी इस टैक्स से या जो यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स भरेंगे उसका कितना लाभ जम्मू कश्मीर के राजस्व को मिलेगा, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए वो कितना उसका योगदान होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प है। लेकिन शीतल, एक जरूरी भी था, लाजमी भी था। जब आप सेंटर से असिस्टेंट लेते हैं, जब सेंटर आपको खुले दिल से आपको असिस्टेंट दे रहा है, अनुदान दे रहा है और उसके बदले में वो चाहते हैं कि आपने अपने रिसोर्सेज भी तैयार कर रहे हैं, एटलीस्ट पूरी तरह डिपेंडेंट आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे ना रहे, ये कोशिश रहती है सरकार की। और यही एक कारण है कि नॉमिनल से चार्जेस उन्होंने लगाया है। मुझे लगता है कि किसी को इसमें एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने शहर को विकसित देखना चाहते हैं, डेवलप्ड सिटी देखना चाहते हैं, स्मार्ट सिटी देखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा टैक्स जरूर देना चाहिए। शीतल, हम आप जो गार्बेज उठाने आते हैं उसको भी हम 100 रुपए देते हैं, ऐसे ऐसे हमें आदत डालनी पड़ेगी। 1200 रुपए बनता है, वो 600 रुपए बन रहा है। बिल्कुल, एग्री? ये तो बिल्कुल नॉर्मल है और ये लोगों को देना चाहिए ताकि हम जो सरकारों से ले रहे हैं हम भी उनको कुछ देना सीखें, तब हमारी बेहतरी और हमारा जो फ्यूचर है वो भविष्य जो है वो सही रहेगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे पास, मैं शेयर करना चाहूंगा। प्रशासन के मुताबिक 1000 वर्ग फुट से छोटे क्षेत्र वाले घरों को इस टैक्स सिस्टम से छूट दी गई है। ये आप सुनेंगे और ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है आपके लिए। नई टैक्स प्रणाली के आने के बाद लगभग 80% घरों को टैक्स देना होगा, जो सालाना 600 रुपये तक हो सकता है, जैसे हमने भी बोला और मेयर साहब ने भी बोला, अभी डिप्टी मेयर साहब जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। इसके साथ साथ प्रशासन के मुताबिक लगभग 30,000 दुकानें 2,000 रुपये से कम का भुगतान करेंगी, वहीं कुल 20,000 दुकानें 1,500 रुपये से कम का भुगतान करेंगी। 5,20,000 घरों में से 4,09,600 घरों को यानी 80% घरों को टैक्स से बाहर रखा गया है। तो ये टैक्स जमा करने की तारीख जो है वो 1 अप्रैल से शुरू हो रही है और समय पर संपत्ति कर जो टैक्स जो है उसका भुगतान ना होगा, उसमें नाकामयाब हुए तो 100 रुपये यानी संपत्ति कर का 1% जुर्माना भी लगाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा। लेकिन एक बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स पूरी तरह से तैयार नहीं थे CUET के टेस्ट को लेकर के, और उन्होंने फॉर्म तो भर दिया लेकिन उनके सेंटर्स जो हैं दूसरे पड़ोसी राज्यों में आए हैं
और हमारे जो फारफ्लंग एरियाज के लोग हैं वो पूरी तरह से तैयार नहीं थे। अब देखिए गंदों की बात करें या फिर दूर दराज या कुपवाड़ा की बात करें, करनाल की बात करें, यहाँ किश्तवाड़ की बात करें, पुंछ राजौरी के फारफ्लंग एरियाज की बात करें, वहाँ पे बच्चों ने किसी के कहने पे या साइबर कैफे पे जाकर के अपने फॉर्म तो भर दिए क्योंकि उनको कॉलेजेस में एडमिशन लेनी थी। लेकिन जब उनका सेंटर बनता है, लुधियाना में बनता है, किसी का सेंटर बनता है दूर दूर दूसरे राज्यों में, हालांकि इस मामले में आपको पता होगा शीतल, उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने बातचीत भी की थी यूनियन गवर्नमेंट के साथ। इवन कल ही रविंदर शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जिसमें ऐतराज़ जाहिर किया कि CUET के टेस्ट को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों को मिसलीड किया जा रहा है और यही एक वजह है कि कहीं ना कहीं आज भी लोगों में रोष बरकरार है। जिन परिजनों से हम मिले हैं और जो गरीब गुरबा परिवार हैं वो अपने बच्चों को किस तरीके से दूर दराज लेके जा रहे हैं, ये हमें देखना होगा कि कहीं ना कहीं। फिर भी मैं एक चीज़ मैं शीतल आपसे बोलूँगा कि जो पहले भी मैंने कहा कि जब नई रिजीम आती है थोड़ी दिक्कतें आती हैं, बिल्कुल दिक्कतें आती जैसे हैं। वैल्यू एडिड टैक्स के बाद GST आया तो लोगों का कहना था कि हम GST कैसे भरेंगे। ऐसा ही सिस्टम को जब आप स्ट्रीमलाइन करने जाते हैं तो इस तरह की दिक्कतें आपको पेश आती हैं। बिल्कुल, और धीरे धीरे वो दिक्कतें दूर भी होती हैं। जी, जी, अगर CUET की बात करें तो जब CUET का फरमान सबसे पहले सामने आया तो तब भी विद्यार्थी इससे कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे थे कि आखिर इस तरह की जरूरत क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की जरूरत क्या है। तो चलिए उसके बाद वो भी बच्चों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन जब सेंटर्स बनाए गए वो अपनी स्टेट से, अपनी UT से बाहर बनाए गए तो उस समय बच्चे काफी मजबूर हो गए क्योंकि सभी बच्चे इस काबिल नहीं हैं। वो चाहे इकोनॉमिकली देखें या बाकी चीज़ें हैं, वो अपना समय खर्च करके अपनी UT, अपनी स्टेट से बाहर जाएंगे, वो भी उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हुई है। हालांकि यहाँ पर आपने जैसे कहा कि प्रशासन ने इसमें हस्तक्षेप किया, लेकिन कोई इसका अभी तक रिजल्ट सामने नहीं आया। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हमारे बोर्ड के रिजल्ट अभी आउट नहीं हुए हैं। बिल्कुल, CBSE के रिजल्ट आउट हो चुके हैं और हमारे JN के बोर्ड के 12th और 10th के रिजल्ट आउट नहीं हुए हैं। वो भी एक कारण है। इन बच्चों ने फीस भरी हुई है, करीब 3 सब्जेक्ट के 750 ओपन कैटेगरी में है, 700 है रिजर्व कैटेगरी में। वो फीस अगर वो 12th पास नहीं कर पाते हैं तो उस फीस का, उस एक्सरसाइज का क्या फायदा होगा। शीतल, इस वक्त हमारे साथ रोहित जंडियाल जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कल रविंदर शर्मा ने इस CUET को लेकर के क्या कहा, क्या मंशा है। रविंदर शर्मा जो चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के और कद्दावर नेता भी हैं, उन्होंने भी ये इशू उठाया है। हर एक सियासी जमात ने, इवन देवेंद्र सिंह राणा जो भाजपा के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और गुहार लगाई थी और उसके बाद ही उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने इंटरवेन किया था। पहले हम दिखाते हैं रविंदर शर्मा का क्या कहना है, एडवोकेट रविंदर शर्मा, चीफ स्पोक्स पर्सन। कि पहली बात तो यह है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के तहत 87,000 से बच्चे ज़्यादा है जम्मू कश्मीर के जिन्होंने फार्म भरा है। 21 मई को पहला टेस्ट शुरू होना था। बच्चों के सेंटर्स पंजाब, हरियाणा और मुख्तलिफ स्टेटों में आना शुरू हुए, उस पर शोर हुआ और उस शोर के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि 26 मई से आगे जो है वो करेगी, उन्होंने पोस्टपोन किया। लेकिन 26 मई को कन्फ्यूजन रहा कि पेपर होना है नहीं होना है, कईयों के एडमिट कार्ड निकले, कईयों के नहीं निकले। अब भी बच्चे परेशान हैं, उनके एडमिट कार्ड नहीं निकले, सेंटर फिर आ रहे हैं कई पंजाब हरियाणा, जबकि उनको पोस्टपोन किया गया था इस बहाने के कि हम लोकल सेंटर्स जो है वो देंगे, लेकिन लोकल सेंटर्स नहीं मिल रही। एक बात। दूसरा यह है कि जम्मू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता था, कश्मीर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता था, और ये दोनों टेस्ट जो है उनको ख़त्म करके इन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रख दिया, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए था। 44 यूनिवर्सिटियाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वो अलग है, बाकी ऑप्शनल था। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने और बीजेपी गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को भी उस मुसीबत में डाल दिया। और बच्चों के साथ हम रिकॉर्ड मांगेंगे कि कितने बच्चे जो है वो उस टेस्टों में बैठ नहीं पाए, 87,000 में से कितने बैठे, कितने सिलेक्ट हुए। आप देख लेना कि कंपटीशन में बाहर के बच्चे आएंगे। कश्मीर तो कोई जाएगा नहीं इस हालात में, और जम्मू के बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म है। देखिए,
वेल दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस भी इस पर सियासत कर रही है, लेकिन ये वाकई में कुछ दिक्कतें हैं जिसको एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को समझना होगा। हालांकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ लोगों के केरल तक सेंटर बने हुए थे, उनके वापस लाए हैं, ये अप्रिशिएट करना भी पड़ेगा, लेकिन सारी चीजें ऑन ट्रैक नहीं चल रही, ये एक चिंता का विषय है। और इस वक्त शीतल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रोहित जंडियाल, जो लगातार इस इशू को टेकअप करते आ रहे हैं और इस इशू को अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं चाहूंगा शीतल जी आप उनसे सवाल कीजिए। बिल्कुल, रोहित जंडियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। रोहित जी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कितना सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए अहम है जो 12th के बाद सामने आते हैं, और अब जो दूसरी बात सामने आई है कि अपनी यूटी, अपनी स्टेट से बाहर उनके सेंटर्स बनाए गए हैं, एक पहाड़ सा बच्चों पे टूट गया है, कॉन्फिडेंस उनका लूज हो गया है। Yes. आखिर ये कैसे? जी रोहित जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी 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 बिल्कुल। मेरी जी। बात आ रही है आपको? जी डेफिनेटली आ रही। जी मेरी बात आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। जी जी जी। पहले तो आप देखिए कि सीयूईटी करवाया क्यों गया है। सीयूईटी का एक ये था कि जैसे नीट होता है हमारे एमबीबीएस में या दूसरी उसमें, उसके लिए तो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है कि ऑल इंडिया लेवल पर इसे एक स्ट्रीमलाइन किया जाए। लेकिन आप देखिए कि नीट और जो सीयूईटी में इसमें एक डिफरेंस है। नीट जो है वो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए है। राइट। लेकिन जो सीयूईटी करवाया जा रहा है वो सिर्फ एक डिग्री कोर्स के लिए किया जा रहा है। उसके बाद आपको ये कोई नहीं है कि इसके बाद आपको कोई जॉब मिलनी है या कुछ है, सिर्फ एक डिग्री है। तो सर ये कितना जरूरी है, सीयूईटी कितना जरूरी है? मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप देखिए कि अभी मुझे लगता है कि हम इसके लिए तैयार नहीं थे। बेशक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने एक कोशिश की है कि इसे स्ट्रीमलाइन करने के लिए, लेकिन आप देखिए कि जो डिग्री कोर्स है इसका जो मकसद ये है कि जो हमारे फार फ्लंग एरिया के लोग हैं, जो पहले एक 10वीं के बाद या 12वीं के बाद एजुकेशन के लिए आगे जाते नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने क्या, आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में ले जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि मैक्सिमम लोग जो है खासतौर फार फ्लंग एरिया के लोग हैं वो भी हायर एजुकेशन हासिल कर सकें। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो आप देखिए कि आज तहसील लेवल पर भी कॉलेज खुले हुए हैं, डिग्री कॉलेज खुले हुए हैं, लेकिन आज से 10 साल या 15 साल या 20 साल पहले ऐसा नहीं था। बहुत कहीं एक कॉलेज, 2-3 कॉलेज जम्मू में होते थे, एक उधमपुर में होता था, कठुआ में होता था, बहुत कम कॉलेज थे। जो कॉलेज खुलने से क्या हुआ कि जो लोग 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि आप देखिए कि पहले आप हमारे टाइम पर देखिए, जो 90s में देखिए, जहाँ 2000 में देखिए कि जो हायर एजुकेशन मतलब बीएससी या बीए जो भी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते थे, उनकी जो टोटल जो नंबर होता था वो 20 से 25 हज़ार के आसपास ही होता था। लेकिन इस बार आप देखो कि जो इस सीयूईटी में जो आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है वो 85,000 से भी ज़्यादा है। जी 87,000। जी तो वो 4 गुना ज़्यादा है। जी। अब आप देखिए कि जो जिस लेवल पर इन्होंने क्या किया कि किसी लड़के का आपका सेंटर बना दिया पंजाब में, या किसी का और बाहर की स्टेट में बना दिया, आपने पहले तो रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं किया बोर्ड का रिजल्ट अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आप स्ट्रीमलाइन करने के बजाय आपने क्या किया कि सारी की सारी चीज़ों को आपने उलझा दिया है। आपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। आपको हैरानगी होगी कि जब इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला था, बहुत से हमारे जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे उन्हें भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि सीयूईटी होने वाला है। आपने पहले ना तो बच्चों को अवेयर किया, ना किसी और को इसके लिए कोई अवेयरनेस की। आप देखिए जब नीट हुआ था, नीट के लिए पूरी एक एक्सरसाइज हुई थी, लेकिन सीयूईटी के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जी मैं आपको रोकूंगा और एक सवाल जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि प्रिपेयर नहीं थे और एक ड्राई रन चाहिए था, 1 साल के लिए ड्राई रन चाहिए? आप मुझे बताइए, गंधों का जो बच्चा होगा ना तो उसके पास नेट होगा और ना ही उसको टीचर, आप खुद कह रहे हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटीज के टीचर्स को इतना नहीं पता है कि सीयूईटी का टेस्ट होने वाला है और कैसे कंडक्ट होगा। जी ड्राई रन की जरूरत थी। बिल्कुल थी। मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ। पहले तो मुझे लगता है कि नेशनल लेवल पर इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इसे स्टेट लेवल पर भी इसे ऑर्गेनाइज करें तो वो भी बेस्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखो, अगर कोई कठुआ का बच्चा है, रजौरी का बच्चा है, जहाँ कहीं जब उसका मेरिट बनेगा, क्या आप उसे एक पुंछ के बच्चे को अगर आप उधमपुर में एडमिशन देंगे तो वो प्रेफर करेगा पढ़ने के लिए? कभी नहीं करेगा। वो हमेशा उसकी कोशिश होगी कि मैं अपने ही कॉलेज में पढ़ूँ, चाहे वो कोई भी होगा फार फ्लंग। आप देखो कि मुजालता में कॉलेज है, रामनगर में कॉलेज है, पुंछ में कॉलेज है, आपके जम्मू में इतने कॉलेज हो गए हैं,
एक बच्चा अभी भी आप देखो, बिश्ना का बच्चा जम्मू में आकर राजी नहीं है, वो सोचता है कि चलो यार मैं बिश्ना में ही पढ़ लूँ, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा कारण होते हैं, इकोनॉमिकल रीजंस हैं। रोहित जी, एक बात जानना चाहूँगा, अगर ये पॉलिसी बनाई गई है तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? इससे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने क्या कि इसे सारा नीट की जो उसी तर्ज पर इन्होंने करवाया है, क्योंकि लेकिन वो ये चीज़ उसमें भूल गए कि नीट एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए है। आपको वो कोर्स अगर प्राइवेट में करना हो तो आपको 40 से 50 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है, तो बच्चे नीट के लिए लेकिन आप डिग्री कोर्स आपको करना है तो आप उसका पहले सबसे बड़ा बात है कि आप डिग्री कोर्स के बाद आपको कोई ये नहीं कन्फर्म है कि आपको कोई जॉब मिलनी है, जस्ट एक डिग्री है, ठीक है। अगर आप इसे सिर्फ स्टेट लेवल पर भी ऑर्गेनाइज करते, उसका मेरिट बनाते और उसमें भी कॉलेज की प्रेफरेंस आपको पहले, अगर आप उधमपुर का बच्चा है वो उधमपुर में ही पढ़े, कठुआ का बच्चा है वो कठुआ में ही पढ़े, इस तरह से आप देखिए अभी तो इसका रिजल्ट नहीं आया है, कुछ नहीं है। जब इसका एडमिशन प्रोसेस भी होगा तब भी ये बहुत कंट्रोवर्सी होगी, आगे जाकर देखना आप। बिल्कुल, बहुत से बच्चे। रोहित जी, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब नई रजीम आती है, जैसे वैल्यू एडिड टैक्स से हम जीएसटी पे आए, तो ह्यू एंड क्राई तो मचता ही है। मुझे लगता है कि अगर स्ट्रीमलाइन हो जाएगा सिस्टम तो आने वाले दिनों में अच्छा रहेगा कि जो बच्चा बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, चाहे वो फार फ्लंग एरिया को, उसको अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। जी, आप जैसे ही बोल रहे हैं, आप जैसे कि किसी को अगर बाहर पढ़ना है, दिल्ली में पढ़ना है, जहाँ कहीं पर, उसके लिए है, लेकिन उसके लिए बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। लेकिन ये तो पूरा ओवरऑल आपका स्टेट के कॉलेज भी तो इसमें इन्वॉल्व है जी, ठीक है ना। जब आप मेरिट बनाओगे कि एक बच्चा अगर प्रेफरेंस देता है कि मैंने जम्मू में पढ़ना है, उसका नंबर आएगा अगर पुंछ में मेरिट वाइज, तो क्या वो वहाँ जाएगा पढ़ने के लिए? जी। तो आप देखो हम कहाँ ले जाएं। जम्मू में 87,000 बच्चे कोई कम नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। जी। तो जो ऑल इंडिया लेवल पर कोटा होगा कितना होगा? 15%। जी। तो 15% में कितने ही बच्चे कम्पीट कर पाते हैं? जी। मुझे लगता है कि इस पर एक गवर्नमेंट को भी रिव्यू करना चाहिए और 1-2 साल इसे पहले बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। बिल्कुल, इतनी जल्दबाजी में मुझे लगता है इसमें कोई स्ट्रीमलाइन होगी व्यवस्था। बिल्कुल, रोड मैप बनाना ज़रूरी है और पूरा प्रॉपर तरीके से अगर बच्चों को आप अवेयर करेंगे, उसके लिए तैयार करेंगे, तो तब जाके अगर आप इसको लागू करते हैं तो बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर होगा। रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, लाइव जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया विनोद जी, थैंक यू। तो शीतल, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हम CUET में हमने जल्दी कर दी है और अभी हम प्रिपेयर नहीं थे। फार फ्लंग एरियाज़ के जो लोग हैं, जो टीचर्स हैं, इवन जम्मू यूनिवर्सिटी जो सेंटर में हब है, वहाँ पर भी जो टीचर्स, प्रोफेसर्स हैं, जो फैकल्टी है, उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस तरीके से CUET होगा। लेकिन ये है कि अगर स्ट्रीमलाइन होता है तो आने वाले दिनों में इसके लाभ भी ज़रूर होंगे, क्योंकि बिल्कुल इसके लाभ भी हो सकते हैं, लेकिन वो बच्चों को एक समझाना भारत श्रेष्ठ भी भारत। ज़रूरी है। जी, बिल्कुल, जी, जी, जी। वो बच्चों को समझाना भी ज़रूरी है, उसके लिए तैयार होना ज़रूरी है। और इस समय अभी रिजल्ट भी सामने नहीं आया है, वो भी एक मानसिक दबाव बच्चों के ऊपर बना हुआ है और ऊपर से ये दबाव आप अगर बच्चों को दे रहे हैं तो वाकई में उनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो सकता है। फिलहाल कुछ बच्चों ने हमारे साथ बातचीत भी की है, क्या कुछ कहा है वो भी सुनते हैं। जी। यहाँ तो ना ही बैठने की जगह है। अब जो पुण्य से आएगा वो बच्चा एग्ज़ाम यहाँ कैसे क्वालिफाई कर पाएगा? मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ये जो एग्ज़ाम है वो डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए। इसके लिए मज़ीद और सेंटर खोलने चाहिए। जो गरीब लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है, मैं ये LG साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारी जो बच्चियाँ हैं वो बहुत दूर दराज एरिया से आती हैं। कई गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है कि वो अपना ट्रैवल के लिए यहाँ रात कमरा ले सके। का जो इशू होता है वो कम हो जाए और मतलब इट विल बी कन्वीनियंट फॉर एवरीबॉडी टू कमेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। जी ज़रूर, प्रॉब्लम तो आई, आप देख सकते हैं सब ऐसे ही रोड पे घूम रहे हैं, अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है बैठने की, तो ये तो इशू है ही सबके लिए। और सबके पास अपना पर्सनल ट्रांसपोर्ट नहीं होता, बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी ट्रैवल करते हैं। और अभी यहाँ पे आए हुए हैं बच्चे 12 जिन्होंने क्लियर किया है, वो CUET का एग्ज़ाम देने आए हुए हैं, तो उन्हीं को हम इसके बारे में बता रहे हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में अभी, कि हमारी प्लेसमेंट्स कैसे रहती हैं और साथ में क्या क्या हमारे रहते हैं स्कॉलरशिप्स वगैरह। सुना बच्चों ने कैसे अपनी नाराज़गी जो है वो जाहिर की है और बच्चों का भी साफ साफ कहना है कि हम अभी तैयार नहीं हैं।
चाहे वो कोई भी रीज़न हो, कोई भी घर का कारण हो, डोमेस्टिक कारण हो, लेकिन बच्चे पूरी तरह से तैयार नहीं हैं अभी एग्ज़ाम देने के लिए। और ये बच्चों के सामने वाकई में एक बहुत बड़ा एक पहाड़ टूटने जैसा कदम इस वक्त सरकार ने उठाया है, जो बच्चों का भविष्य अब तय करेगा कि आखिर कहाँ वो जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। नार्को टेररिज्म को लेकर एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। कल नार्को टेररिज्म को लेकर जेसीओ जो है एडीएस औजला ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से नार्को टेररिज्म में धकेलने के लिए जम्मू कश्मीर के युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को उसमें लिप्त करने की कोशिश की जा रही है और सीमावर्ती क्षेत्रों से इस तरह का नार्को टेररिज्म का लगातार जो ये धंधा चल रहा है, उससे जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो उसमें लिप्त होगा और कहीं ना कहीं उनका भविष्य भी खतरे में जा सकता है। जी विनोद जी। शीतलकालीन नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की मीटिंग जो है एलजी मनोज सिन्हा ने ली है और सख्त हिदायतें दी हैं, सख्त हिदायतें दी हैं कि नशा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले 2 सालों में करीब 4082 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 3000 करोड़ रुपए का नशा जो है पकड़ा गया है। पुलिस, एंटी नार्कोटिक फोर्स, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, बीएसएफ और आर्मी इस पर लगातार निरंतर काम कर रही हैं। और जो मेन पॉइंट्स हैं जो फोकस करने वाले हैं उसमें है बारामूला, कुपवाड़ा, राजौरी, पुंछ, जम्मू, सांबा, कठुआ बॉर्डर। ये बॉर्डर से ड्रोन ड्रॉपिंग जो होती है वो भी एक कहीं ना कहीं ये एक कारण बना हुआ, ड्रोन ड्रॉपिंग ये लगातार कारण बना हुआ है। ये युवाओं को फ्री में नशा देते हैं, पहले आदत डालने के लिए, फिर उनको पेडलर बनाते हैं। ये बड़े चिंताजनक बात है। फ्री में ये लोग नशा बांटते हैं और उसके बाद पेडलर बनाते हैं। नशेड़ी नशे को लेने के लिए फिर वो अपराध करते हैं। और ताज़ा जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, 60 जो चोरी की वारदातें जम्मू जिले में हुई हैं उसमें से 60 की बैकग्राउंड हिस्ट्री ये है कि वो नशे के लिए ये करते हैं, फिर नशे के लिए कतरो घारत और भी होती है। कुल मिलाकर विनोद जी, आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक ये नार्को टेररिज्म है। जहां तक बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जितना आतंकवाद खतरनाक है लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा नार्को टेररिज्म जो है वो खतरनाक है। जो पाकिस्तान लगातार इस तरह की कोशिशें हमारे युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, युवाओं को नशे में लत लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि युवा आने वाले समय में अपने रास्ते पे ना चले, वो पूरी तरह से डाइवर्ट हो। और पाकिस्तान का साफ साफ ये एक मंशा है कि जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादातर वो अपना जो है वो रखे ताकि पाकिस्तान की प्रशंसा हो। जम्मू कश्मीर का युवा हमेशा पाकिस्तान का गुण गाए। तो इसको लेकर पाकिस्तान हमेशा यहाँ के युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये वाकई में जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि इस पर कदम भी उठाए गए हैं, उसमें कुछ हद तक सरकारों को सफलताएं भी मिली है, लेकिन अब देखना होगा कि इस बयान के बाद अब क्या रुख लेते हैं और प्रशासन आगे आने वाले समय में क्या कुछ कदम उठाएगी, खासकर बॉर्डर एरियाज पे, सीमावर्ती क्षेत्रों पे किस तरह की निगरानी इन चीज़ों को रोकने के लिए, इन चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए रखी जाएगी। जी शीतल, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे अपने परिवारों को भी इसमें पर्दादारी नहीं करनी चाहिए। जिसका बच्चा अगर संलिप्त है, किसी का बच्चा अगर नशा करता है, उसको पर्दादारी नहीं करनी चाहिए और उसके साथ बिहेव भी अच्छे तरीके से करना चाहिए। इसको एक बीमारी की तरह समझिए, इसको कोई ऐसा स्टिग्मा मत लगाइए। बच्चे गलत दिशा में चले जाते हैं, उनको वापस अच्छे ट्रैक पे लाना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। हम अगर जो कोई अच्छा काम कर रहा है शीतल, उसका नाम नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं गलत होगा। मैं ज़रूर कहूँगा कि एसएसपी सांबा या सांबा में जो पुलिस तंत्र है वो लगातार प्रयास कर रहा है कि अपने इस हल्के से जड़ से उखाड़ फेंका जाए उन तस्करों को, उस नशेड़ियों को, जो लोग इस वक्त वहाँ पर नशे का धंधा, नशे का कारोबार कर रहे हैं। और विनोद जी, इसमें महिलाएं भी अब संलिप्त हो रही हैं। वो 7 से 8 महिलाएं रडार में हैं। जब आप धंधा करने लगेंगी तो मुझे लगता है कि दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। पुलिस के लिए जो एक्सरसाइज है और बढ़ जाएगी, क्योंकि आदमियों पर, यूथ पर भरोसा किया जा सकता है, आशंका की जा सकती है कि ये नशेड़ी है, ये नशे का धंधा कारोबार। जैसे मैंने पहले बताया आपको, पहले ये फ्री में नशा बांटते हैं और उसके बाद उनको मजबूर कर देते हैं। उनको लत जब लग जाती है तो ये करते हैं। इस वक्त मुझे लगता है कि ये आगे धंधा जो है इनका चल जाता है। बिल्कुल। चलिए हमारे साथ इस वक्त बिल्कुल ऋषि खजूरिया जी हमारे साथ, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं सांबा से। उनका रुख करते हैं विनोद जी। जी ऋषि,
आई एम ऑडिबल? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ ऋषि, आपके डिस्ट्रिक्ट में पुलिस पर हमला भी होता है और आप किस तरीके से दिखते हैं? क्या वाकई में कमर कसी है पुलिस ने नशे को उखाड़ फेंकने की? देखिए विनोद जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर 3 से 4 महीने अगर हम पहले पीछे चले जाएं तो यहाँ का सिनेरियो इतना गड़बड़ा चुका था कि यहाँ पर लगातार जो नशा तस्कर है वो इतने हावी हो चुके थे कि वो युवाओं तक ये सफेद जहर पहुंचा रहे थे, उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। लेकिन दाद देनी पड़ेगी यहाँ पर एसएसपी सांबा बेनाम दोष और एडिशनल एसपी सांबा सुरेंद्र चौधरी, जो पिछले 4 महीनों से उन्होंने यहाँ पर जो है वो सख्ती बरतना शुरू की है और लगातार नशा तस्करों को रडार पर लिया जा रहा है। हम उसमें चाहे इंटरस्टेट नार्को स्मगलर्स की बात करें या फिर लोकल एंड पर जो ये तस्कर हावी हो रहे थे उनके ऊपर नकेल कसी है और युवाओं को बचाने का एक पुरजोर जो प्रयास है वो पुलिस की तरफ हमें देखने को मिल रहा है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो आंकड़ा पुलिस ने शेयर किया है उसमें ये देखा गया कि 44 के आसपास जो नार्को स्मगलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें बड़ी बात यह है कि इसमें 8 से 9 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है जो कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों से वो ताल्लुक रखती हैं। और इसमें सबसे अहम आंकड़ा ये देखा गया है कि जो विशेष समुदाय के लोग हैं, जो शरारती तत्व हम कह सकते हैं, जो अलग अलग इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, खासतौर पर मैं आपको पिन पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। बड़ी ब्राह्मणा का बलोल खड़गा इलाका है, इलाका है, रख बरोटिया इलाका है, मलानी चकमंगा गुजरा इलाका, ये ऐसे हॉटस्पॉट एरियाज हैं, यहाँ पर धड़ल्ले से नशा बिकता है और पुलिस को लगातार इन इलाकों की खबर थी। और जब भी पुलिस पार्टी यहाँ पर गिरफ्तारियां करने गई है, रेड करने गई है, तो पुलिस पार्टी के ऊपर हमला भी किया है। और इसमें मैं आपको रिसेंटली बताना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले भी इसी तरह का एक वाकया पेश आया सरोर अड्डा इलाके में, जब स्पेशल टीम जो नशा तस्करी की इनपुट के बाद वहां पर पहुंचती है, वो तो उनमें 5 पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला होता है, जिसमें एक पुलिसकर्मी जो वो काफी गंभीर अवस्था में घायल होता है। तो यहाँ पर साफ तौर पर कहना है एसएसपी सांबा बेनाम दोष का कि इसमें उनकी तरफ से जो एक स्ट्रेंथ एक्शन लिया जा रहा है, यानी जो इंटेंसिव ड्राइव चलाई जा रही है, उसमें ये देखा जा रहा है कि इनके जो हाइडआउट्स है वहां पर रेड किया जा रहा है, इनके जो इलाके हैं वहां पर रेड किया जा रहा है। और इसको लेकर पुलिस ने जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं वहां पर अपनी स्पेशल गश्त जो वो शुरू की है। यानी मोटिव साफ तौर पर नजर आता है कि इस सफेद जहर से किसी ना किसी तरीके से युवाओं को बचाना है, उसी को लेकर ये। ऋषि, 1 मिनट आपको रोकूंगा। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें देख रहे हैं, वो फेसबुक पर जाकर के, हमारे पेज पर जाकर के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि अपनी उनकी क्या ग्रीवेंसेस हैं और हम एप्रोप्रिएट फोरम पर उन आपकी ग्रीवेंसेस को रखेंगे। जी ऋषि, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, ठीक है ड्राइव चलाई जा रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि डी एडिक्शन सेंटर भी होने चाहिए। क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में जो डी एडिक्शन सेंटर है उसमें पर्याप्त डॉक्टर है, पर्याप्त सुविधाएं हैं? ये एक दूसरा पार्ट है, सिक्के का दूसरा पहलू है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल विरोध जी, आपको बता दूं कि अगर ड्रग डी एडिक्शन सेंटर की बात करें तो यहाँ पर जो पुलिस की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था पिछले दिनों में, जब यहाँ पर एसएसपी शक्ति पाठक थे तो उन्होंने यहाँ गुड़ा सलासिया में डी एडिक्शन सेंटर खोला था। वो बड़े अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा तो गुड़ा सलासिया का एक युवा जो अपने घर को पूरी तरह से बर्बाद कर चुका था, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बिल्कुल डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल एक आंकड़ा जारी किया पुलिस ने, और उस व्यक्ति को पुलिस ने जब गिरफ्तार किया रंगे हाथों, उसको जब पकड़ा, उसके पास से तमाम जो ड्रग्स के साथ जो चीजें जो पाई जाती है वो उससे बरामद की गई। पीएस से 3 बार उस व्यक्ति के ऊपर पीएस लगा था, लेकिन आज पुलिस ने जो कार्रवाई उसके ऊपर की, उस कार्रवाई का इतना असर हुआ कि वो मेन स्ट्रीम में आज वापस आया है और बाकी युवाओं के लिए भी वो प्रेरणा बना है। उसे डी एडिक्शन सेंटर भेजा गया, उसके ऊपर पुलिस ने उक्त कार्रवाइयां की, उनके साथ लिंक में जो लोग थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन अहम आपको बता दूं कि जो अपने परिवार को भी पूरी तरह से भूल चुका था, अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुका था, लेकिन आज वो मेन स्ट्रीम में वापस आया। इसलिए वापस आया क्योंकि जो डी एडिक्शन सेंटर बनाया गया उसका लाभ उसको मिला है। इसलिए जो आपने कहा कि डॉक्टर्स की पर्याप्त मात्रा वहां पर है या नहीं है, लेकिन अभी तक जो सिस्टम वहां पर चलाया जा रहा है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और लोग तो ये कहते हैं कि सिस्टम इस तरह से होना चाहिए कि जो लोग ड्रग्स में पूरी तरह से लुप्त हैं, जो नशे में पूरी तरह से फंस चुके हैं, उनको
मेन स्ट्रीम में वापस लाने की जो पुरजोर कोशिश पुलिस कर रही है, वो आगे पुलिस इसमें कामयाबी हासिल करे और आने वाले दिनों में डी एडिक्शन सेंटर जो वो बंद हो जाए, क्योंकि माहौल जो वो धीरे धीरे खुशनुमा जिला सांबा का हो रहा है। लेकिन अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि जब जब भी पुलिस इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देती है तो कुछ और नशा तस्कर जो पुलिस के सामने आ जाते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा चैलेंजेबल पुलिस के लिए ये चैलेंज बना हुआ है कि नशे को किस तरह से जड़ से खत्म करना है। मोटिव एक ही है कि जिला सांबा से नशा और नशा तस्करों को पूरी तरह से खत्म करना है, नशा तस्करों की धरपकड़ करनी है। ये मुहिम लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि अभी 4 महीने में ये सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन लड़ाई बहुत लंबी है और कहीं ना कहीं लगातार मैं आपको बता दूं, गार्डियंस की बात करें, टीचर्स की बात करें, बच्चों के पेरेंट्स की बात करें, उन्हें लगातार पुलिस जो वक्त पर अवेयर कर रही है। और 4 महीने में हमने एक चीज यहाँ पर ये भी देखी है कि रेगुलर इंटरवल पर यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम जो वो पुलिस की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं, चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके की बात कर ले, शहरी इलाकों की बात कर ले। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका इसलिए अहम माना जाता है, वहां पर आपने शुरुआत में कहा कि नार्को टेररिज्म एक बहुत बड़ा इस समय जो वो चैलेंज है। बॉर्डर के रास्ते ड्रग्स जो है वो भारत में पहुंचाई जाती है, ये भी एक चिंता का विषय। इसको लेकर भी पुलिस जो है वो लड़ाई लड़ रही है, लेकिन वक्त लगेगा आने वाले दिनों में। ऋषि जी, इसमें अब महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रह सकता है पुलिस के सामने। कैसे अब पुलिस ने कमर कसी है इस चीज को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मॉडस ऑपरेंडी जो इन ड्रग्स स्मगलर्स की रहती है वो ये रहती है कि महिलाओं का इस्तेमाल किया जाए। महिला और बच्चों का भी, छोटे छोटे बच्चों का भी इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमने अक्सर देखा है कि पुलिस को जब इनपुट मिलता है कि ड्रग स्मगलर जो है वो ड्रग लेकर आ रहा है, वो चाहे पंजाब के इलाके की बात कर लें या फिर जम्मू कश्मीर के इलाकों की बात कर लें, और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो अपनी पर्सनल गाड़ियां हैं वो महिलाएं इस्तेमाल नहीं करती हैं। महिलाएं बच्चों को साथ लेकर जो वो पैसेंजर गाड़ियों में बैठकर जो है ये ड्रग्स की सप्लाई जो वो एक इलाके में जो वो देते आती है। इसमें पुलिस ने ये आंकड़ा भी शेयर किया कि हम अगर लखनपुर प्रवेश द्वार की बात कर लें तो वहां से जो गाड़ियां एंटर करती हैं जम्मू कश्मीर में, वो चाहे लोकल गाड़ियां हैं या फिर रोडवेज की बसेज हैं, तो वो एक जगह पर रुककर, वो दूसरी जगह पर रुककर, तीसरी जगह पर रुककर पूरे जम्मू डिवीजन में वो महिलाएं नशा चलिए ऋषि जी, लेकिन पुलिस लगातार उनको डाल पर ले रही है। ऋषि जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इम्पोर्टेंट इशू है ये शीतल। हम सब जानते हैं कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट इशू है कि पहले पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को हथियार दिए, युवाओं के हाथों में कलेक्शन को दी। उसके बाद जब हथियारों से पाकिस्तान को लगा कि हम फतेह नहीं कर सकते हैं या कश्मीर को तबाह नहीं कर सकते, जम्मू कश्मीर की यूनिटी इंटीग्रिटी को तबाह नहीं कर सकते, तो उसके बाद इन्होंने नार्को टेररिज्म का सहयोग लिया और बॉर्डर चाहे एलओसी हो, आईबी हो, वहाँ से ये जो नशा है, नशा का आतंक है, वो लगातार फैलाते आ रहे हैं। और हमें और समाज को जागृत होना पड़ेगा। हम ये नहीं विनोद जी, जागरूकता कितनी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं प्रशासन, सरकारों की तरफ से या अलग अलग, अगर हम जिला स्तर की बात करें तो वहाँ पर भी स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजों में ये जागरूकता अभियान जो है वो चलाए जाते हैं। तो इसका कितना अहम योगदान हो सकता है? देखिए, हमें समाज को जागना होगा। जब तक समाज जागृत नहीं होगा, समाज ये देखेगा कि मेरे पड़ोस वाले का बच्चा नशा कर रहा है और हम आंख मूंद लें जैसे कबूतर बिल्ली को देख के कर देता, ऐसा नहीं होना होगा। हमें जागृत होना होगा। हमारे बच्चे स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, तभी हमारे जीने का कोई लाभ है। तो मुझे लगता है कि समाज को एकजुट होकर के, और इस बड़ी आपदा बोलूंगा इसको, इस वक्त जिस तरीके से नशा फैल रहा है इसको मैं आपदा ही कहूंगा, इस आपदा से निपटना होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आतंकवाद भेजकर करें या फिर नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देकर करें, वो अपने आप में एक चिंताजनक विषय है। हालांकि जो नार्को टेररिज्म है उसमें समाज को, आम लोगों को समझना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर फोर्स, सुरक्षा बल या पुलिस का उतना योगदान नहीं है जितना आम लोगों का है, जितना हमारी सोसाइटी का है, जितना हमारे समाज का है। बहुत अच्छा बोला। और अगर समाज सुधरेगा तो कहीं ना कहीं इस जो नार्को टेररिज्म का जो धंधा लगातार पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है उस पर भी रोक लगाई जा सकती है। दर्शकों, एक मरतबा फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि फेसबुक पर जाकर के, ये आपका प्रोग्राम है, आपके लिए बिल्कुल हम बैठे हुए हैं। आपकी जो ग्रीवियंसेस है, कोई दिक्कतें हैं, वो जरूर हमें लिखिए,
कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए क्या और इसमें और बेहतर हो सकता है। इस पर भी आप अपनी राय ईमानदाराना तरीके से, और मेरी ये इल्तजा रहेगी आपसे। अगली खबर आपके पास रहेगी कठुआ से। साथ साथ कमेंट भी करें और साथ साथ लाइक और शेयर भी करें, ताकि हमारा ये मैसेज, हमारी ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो सभी लोगों तक पहुंचे। आगे बढ़ते हैं, कठुआ का रुख करते हैं। अब कठुआ के हटली पंचायत से एक मामला सामने आया है, जहां पर वार्ड नंबर 1 के लोग जो हैं वो विकास के लिए तरस रहे हैं। विकास जो है वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि यहाँ पर विकास हो, लेकिन उनके वहाँ इलाके पे विकास नहीं हो रहा है। मेन मुद्दा क्या है? उनका कहना है कि विकास के नज़रिए से वार्ड को जो है वो पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है, और PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको सिर्फ और सिर्फ ठेंगा दिखाने की कोशिश की है। जो लगातार सरकार एक योजनाओं की बात कर रही है कि योजनाओं का लाभ हम गरीबों तक, आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो अभी भी इस योजना के लिए तरस रहे हैं। उनको इस योजना के तहत कोई भी फायदा नहीं मिल पा रहा है। और आप तस्वीरों से भी देख सकते हैं, तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना का एक जो लाभ पहुंचाने की बात की जा रही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक टूटा हुआ घर और एक जो सामान्य सा घर है वो आपको दिखाई देगा, जिसमें लोग जो हैं वो उम्मीदें बनाए बैठे हैं कि आखिर कब तक हमें इस योजना का लाभ मिलेगा। बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा। हमारी इंटेंशन किसी को एक्सपोज करने की नहीं है। मामला यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीनी सतह पर नहीं जा सकते। LG मनोज कुमार सिन्हा इतना नीचे नहीं आ सकते कि वो एक एक गांव, एक एक पंचायत के वार्ड को देखें। इसलिए हमारी ये इंटेंशन है कि लोगों तक ये बात पहुंचे, जो हेल्म ऑफ द अफेयर पे लोग बैठे हुए हैं उनको इस चीज का इम्कान हो, पता हो कि आखिरकार ये पंचायत का वार्ड नंबर 1 निगलेक्ट क्यों रह गया है, इसके पीछे कौन ऑफिसर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके पीछे क्या जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो वहां के जीते हुए नुमाइंदे हैं, वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। और हम एक तरफ विकास का दावा करते हैं तो कहीं ये विकास खोखला साबित ना हो। एक मरतबा फिर मैं कहूँगा, हमारा इरादा ये नहीं है कि हम किसी के खिलाफ ये कह रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है बताना कि किसी न किसी एंड पर ये गलती हुई है, और ये गलती प्रशासन को कबूल करनी होगी कि आखिर वार्ड नंबर 1 कीड़िया गंडाल ये क्यों निगलेक्टेड है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि केंद्र की तरफ से जो बातें या जो लाभ देने की बात की जाती है वो आखिर वहां से तो निकल जाती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर या लोकेलिटी की बात करें, वहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर, या जो वहां पर स्थानीय प्रशासन के अधिकारी हैं, या उनकी तरफ से ये हो सकता है कहीं ना कहीं कमी रह गई हो, जिस वजह से ये लोग जो हैं अभी नाराज दिखाई दे रहे हैं, और वार्ड नंबर 1 में उनको जो फायदे मिलने चाहिए थे वो उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। उसके अलावा शौचालयों की बात करें तो ये भी उन लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि उन्हें शौचालय जो है वो नहीं मिले हैं, अभी वहां पर बनाए नहीं गए हैं, जो बात की जा रही है। तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस शो से ये बात प्रशासन तक पहुंचे और इन लोगों को जल्द से जल्द फायदा मिले, क्योंकि हम आपके लिए हैं। जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा लाइन टो की। हम आपके लिए हैं, ये प्रोग्राम आपके लिए है, और आपके सुझाव हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अभी हम शीतल बताते हैं कि वहाँ के लोगों का क्या कहना है, क्या दुख है उनका, और कैसे उन्होंने अपना दुख कितने शब्दों में समेट कर बयान किया। बिल्कुल, सारी समस्या है भाई, बिल्कुल गरीब लोग टोटली मजदूर होंगे जेह्ड़े, कोई जगह नहीं, कोई जमीन नहीं कुसा दी भी है। जे हुण अस ध्याड़ी लाइए, बच्चे पालिए जां घर बनाइए, महंगाई इन्नी हद कोला ज़्यादा है। एक साइड प्रधानमंत्री ने बोलिया भी 2023 तक पूरा हिंदुस्तान च ऐसा एक घर भी नहीं रहोग कोई कच्चा, लेकिन तुसें दिक्खी लियां तस्वीरां, साढ़ा कोई फ्लैश बाथरूम नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई ग्रांट नहीं, कोई आस मेद भी नहीं असें भी इत्थों होग। इन्ने पर तंग ना लोग हद कोला ज़्यादा है। इन्हें वोट पाने आ, डॉक्टर साहब भी वोट पाए ने, 2 बारी MP बनना है, 2 बारी PM रहे ने प्रधानमंत्री दफ्तर च। उंदे कोल ते रब ने बड़ी पावर दित्ती दी है, अगर वो करना चाहन तो 1 सेकंड का काम है उनका सिर्फ। ते डॉक्टर साहब अग्गे ते मोदी साहब होंदे अग्गे इ'यै रिक्वेस्ट है कि जनाब साढ़ा गरीब बस्ती दा हाल दिक्खी लैओ, तुहाड़े अग्गे भेजने अस अपनी तस्वीरां जो भी हैन,
तो सारा मसला हल कर दियो, बड़ी मेहरबानी। मैं अपने प्रधानमंत्री से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे घर जल्दी से जल्द बने और हमें परेशानी से होकर हमारे घर में यही परेशानी है कि जब हम पढ़ते हैं हमारी किताबें भी गीली हो जाती हैं, तो तब स्कूल जाते हैं हमें मार भी बचती है। तो हमारी फ्रेंड से जब आती हैं तो वो हम शर्मा जाते हैं कि हमारा कैसा घर है। हम पीएम मोदी से यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे घर बनाया जाए। परेशानी है सर, घर बाहर कोई कख नहीं है जी। तुसें कंडीशन दिक्खी है कि बारिश कुदा होंदी है, पानी कुदा होंदा, केईं बारी इन्ना बारिश या तूफान तेज होंदा कि असें बैड्डे थल्ले मंजे थल्ले बच्चे छपालने पौंदा सिज्जने आस्तै, ते फिर भी बड़ा मुश्किल है जी। वीडियो साहब अग्गें भी रिक्वेस्ट की फिर सर दिक्खो जी या घर मेरा जी है, मेरा नां भी कटोई गेदा घरा बिच ते दोबारा अजें तक नहीं पेआ, ठीक है। ते इ'यै रिक्वेस्ट है कि सारे ने जिन्ने साढ़े जेह्ड़े 10-12 घर ने जेह्ड़े म्हल्ले दे ने इंदे जाइयै सुनाई कीते जान प्रधानमंत्री हुंदे अग्गें यही। तो शीतल कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। बिल्कुल, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त रंजीव मेहता जुड़ गए हैं, सीधे कठुआ से उनके पास चलते हैं। रंजीव, क्या परेशानियां हैं वहां के लोगों की? जिस तरह से हमने भी देखा और कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो क्या स्थानीय स्तर पर या लोकल लेवल पे उन्हें लाभ नहीं पहुंच पा रहा है? क्या कमी रह गई है? शीतल, इसमें प्रशासन की तरफ से जो आंकड़े दिए जाते हैं उसके मुताबिक जमीनी स्तर पर देखा जाए तो बिल्कुल भी काम जो है वो नहीं हुआ है। ये जो रिपोर्ट जो आपको दिखाई जा रही है इसके मुताबिक जो हटली का एरिया है, कठुआ का दूर दराज का एरिया है, और जो कीडिया गंडियाल जो नाम से जो ब्लॉक है जिसका हेडक्वार्टर लखनपुर में है, और 17 पंचायतें जो इसमें रहती हैं, इसको और इस तरह का इसका टैरन है कि एक तरफ ये पंजाब से रावी के पार इसकी 2 पंचायतें हैं, कुछ इलाका पहाड़ी इलाका है, कुछ कंडी का इलाका है, और कुछ मैदानी इलाका भी है। तो इसको लेकर जो ये ब्लॉक है इसमें काफी दुश्वारियां महकमे को भी आती हैं, लेकिन इसमें जो लोग हैं, लोगों तक जो योजनाओं का लाभ है वो जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचता। तो शीतल, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब इन लोगों ने सीधे तौर पर, आपने बाइट में भी देखा कि आरोप लगाए हैं और प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है। इनका सीधा आरोप था कि जो इलाके में डीडीसी और पीसी है वो सारी योजनाओं का लाभ जो है अपने जिस इलाके या जिस पंचायत में वो रहते हैं उस तरफ ले जाते हैं, और वह लोग ठगे करते हैं। हर बार वो फॉर्म भरते हैं और इनको सारी फॉर्मेलिटीज पूरी भी करते हैं, लेकिन जब योजनाओं को पूरी तरह जमीनी स्तर पर लाभ लेने की बात आती है, जब वो इनकी कोई किस्त आनी होती है, जहाँ पैसे की बात आती है, तो उनका नाम जो है लिस्ट से हटाया जा सकता है। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से ये जो इनके मकान है, क्योंकि बरसात के दिनों में इनका लोगों का कहना है कि हमें इतनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है कि कोई हमारे घर में आए तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। तो इस तरह के कारण है क्या लोग आज भी आजादी से पहले का जीवन यापन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब उनको उम्मीदें भी बहुत कम है। उन्होंने जो प्रधानमंत्री कार्यालय में हमारे सांसद हैं जम्मू उधमपुर के डॉक्टर जितेंद्र, उनसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी गुहार लगाई है। रंजीव, आपको मैं रोकूंगा। हमने आज नया स्लोगन दिया है, हम आपके लिए है, यानी हमारा जो प्रोग्राम है वो जनता के लिए है, और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप पहले भी इस तरह की स्टोरीज करते रहे हैं। आप इस वार्ड की जितने भी लोगों ने पीएम आवास योजना के तहत अप्लाई किया है, एटलीस्ट आप उसको फॉलो करते रहें और एटलीस्ट सरकार को जगाते रहें, डिप्टी कमिश्नर कठुआ को जगाते रहें, जो इनके डीडीसी हैं उनको जगाते रहें। क्या आपको नहीं लगता है कि वाकई में ये गरीब लोग हैं इसलिए ये निगलेक्ट हो रहे हैं? क्यों रंजीव? बिल्कुल, ये सबसे गरीब, विनोद जी, ये सबसे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं। इतने गरीब हैं कि इनके पास ना कोई धंधा है ना काम है। आपने तस्वीरों में देखा इनके घर इस तरह लगते हैं कि जिस तरह ये बाबा आदम के जमाने में जी रहे हैं, टूटे फूटे घर हैं। आज के जमाने की बात करूँ तो सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि किसी के सर पर भी जो है वो कच्ची छत नहीं रहेगी, पक्की छत दी जाएगी। लेकिन इन लोगों का हाल देखकर ऐसा लगता है सरकार की योजनाएं अभी इनसे कोसों दूर है। विनोद जी, ठीक है रंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, और उम्मीद करता हूँ एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसे इश्यूज को आप जरूर टेकअप करें ताकि हम
एक ऐसे अप्रोप्रिएट फोरम तक इनकी आवाज़ पहुंचा सके और इनकी समस्याओं का निवारण हो सके। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं। और बहुत जल्द हम डायरेक्ट नंबर भी अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे और डायरेक्ट लोगों को ये सुविधा मिलेगी कि अपने घर बैठे अपने फ़ोन से जो है वो अपनी समस्याएं हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल हमारे सभी जितने भी सहयोगी हैं वो आपके बीच हैं और आपके बीच आकर आपकी समस्याएं हर समय सुनते हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी समस्याएं हमारे सामने रखेंगे और हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे उन समस्याओं को प्रशासनिक स्तर तक पहुंचाने की और आपको हर जो संभव लाभ होगा वो दिलाने की। जी, आगे बढ़ते हैं, अब रुक करते एक और बड़ी खबर का। एक जम्मू सेक्रेटरीट से जुड़ी बड़ी खबर है और इसमें एक आपको बता दें, सचिवालय का जो मार्ग है उसको लेकर लोगों ने यहाँ पर सवाल जो हैं वो उठाए हैं। जम्मू जो सचिवालय है, सेक्रेटरीट है, उसमें लोगों को घूम के जाना पड़ता है, उसमें लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और लोगों का साफ साफ कहना है कि घूम के वहाँ पर आना पड़ता है और उससे हमारा पेट्रोल हो या अगर कोई पैदल आता है तो उसको काफ़ी घूम के वहाँ पर पहुँचना पड़ता है। तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि कश्मीर में, कश्मीर सचिवालय में अगर रास्ते खोल दिए हैं सुरक्षा के लिहाज से, तो यहाँ पर क्यों नहीं? यहाँ पर सुरक्षा में ऐसी क्या चूक है जो सामने से रास्ते हैं उन्हें बंद कर दिया गया है और काफ़ी घूम के उन रास्तों को हमें पार करना पड़ता है। बिल्कुल शीतल, मैं आपको बताऊं 1859 में ये दरबार मूव की प्रथा शुरू हुई थी और इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने टाल क्लेम किया कि हमने इस प्रथा को ख़त्म किया है। ख़त्म करने के मायने ये थे कि जो करोड़ों रुपया खर्च होता था मूव पर, यहाँ से सारी फाइलें ट्रक्स पर लेकर के वहाँ ले जाया जाती थी। और दूसरी तरफ हम ये भी कहेंगे कि वहाँ से भी फाइलें यहाँ पर आती थी, फिर आने जाने में करोड़ों रुपए का खर्च होता था, ये हम मान लेते हैं। उसके बाद दरबार मूव की प्रथा को बंद किया गया, इसको लेकर के विपक्ष ने प्रदर्शन किए। उनका ये कहना था ये प्रथा चलती रहनी चाहिए क्योंकि आर्थिक तौर पर जम्मू शहर या जम्मू के बाज़ारों पर इसका असर पड़ा है। लेकिन ये ज़रूर था कि जब दरबार मूव हो जाता था, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये रोड जो है वो खुल जाता था। लेकिन अब ये रोड नहीं खुला है, इस करके लोगों के बीच में निरंतर नाराजगी बढ़ती जा रही है। आप शीतल, अगर आपने तो देखा होगा, दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से हमें घूम करके जाना पड़ता है, फिर ट्रैफिक मेस भी क्रिएट हो जाता है। तो अब ये लोकल लोग ये डिमांड कर रहे हैं, बार बार उन्होंने सरकार से गुजारिश की है। बाकी अगर हम बात करें श्रीनगर की, श्रीनगर सेक्रेटरीट के बाहर से गाड़ियाँ जाती हैं, चाहे दरबार खुला हो दरबार बंद हो, हम अमूमन जाते रहते हैं, हमें अक्सर मौका मिलता रहता है वहाँ जाने का। तो कहीं ना कहीं ये डिमांड है। बिल्कुल, सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर अगर ये रास्ते बंद किए हैं तो ठीक है, अगर सुरक्षा को लेकर इस तरह के कदम उठाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ आम लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं उस पर भी कहीं ना कहीं प्रशासन को सोचना चाहिए। फिलहाल आगे आपको दिखाते हैं आम लोगों का क्या कुछ कहना है, जो उनको यहाँ पर इस तरह की समस्या हो रही है, क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। ये रास्ता खुलना चाहिए। अब पहले तो दरबार मूव होता था, खुलता था, अब तो ये 12 महीने के लिए बंद कर दिया गया। जब दरबार की अब कोई बात नहीं है। अगर मैं बात करूं श्रीनगर की, वहाँ जाते हैं सेक्रेटरी, वहाँ कोई रास्ता बंद नहीं है। तो अगर क्या कोई कश्मीर से जाना, श्रीनगर से ज़्यादा मिलिटेंसी है जम्मू शहर के अंदर। मैं सरकार से अपील करूँगा, विशेषकर अपने एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, कि इस रास्ते को जल्द से जल्द खोला जाए। जितने भी लोग कच्ची छोड़ेंगे, डोगरा के ऊपर के नीचे के गरीब लोग वो पैदल जाते हैं, उनको बड़ी मुश्किल आती है। और जब भी कोई हमारे आखिरी रस्म अदा करनी होती है, लोगों को पैदल लेके उत्सव को जाना पड़ता है वहाँ जोगी गेट में, और तरह तरह की परेशानियाँ हैं। 1.5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो पेट्रोल का प्राइस अभी बहुत ज़्यादा है, तो वो अगर रास्ता जो है वो खोल दिया जाए आम पब्लिक के लिए, पर वहाँ पर सिक्योरिटी रखी जाए, जो गाड़ियाँ वहाँ से निकलती हैं उसका प्रॉपर चेकअप किया जाए, तो वो रास्ता खुल दिया जाए तो लोगों के लिए जो है सहूलियत हो जाएगी कहीं ना कहीं। क्योंकि आज देखते हैं कि अगर पब्लिक को सहूलियत देनी है तो उनका जो रास्ता है वो कम से कम देखना चाहिए कि आज पेट्रोल, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका खर्चा और टाइम भी होता है। क्योंकि सुबह देखते हैं जब जल्दबाजी में होते हैं, कहीं स्कूल्स बच्चों को लेकर जाना होता है, वो रास्ता बंद है तो उसकी वजह से कितना घूम के आना पड़ता है। तो ये मुझे लगता है कि उनके लिए खोलना चाहिए।
तो आपने देखा किस तरह से आम लोगों ने अपनी समस्याएं सामने रखी। उम्मीद है कि प्रशासन जो है इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करेगा, कोई कदम उठाएगा। फिलहाल आज के लिए गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। आपके लिए फिर कल हाजिर होंगे इसी समय। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।